हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे, द बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय आर के नारायण। और इस पे बेस्ड हम आंसर राइटिंग देखेंगे कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। तो ये नॉवेल बीए, एमए, उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रेस्क्राइब्ड है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे एलटी के, और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी प्रेस्क्राइब्ड है। तो जिनके भी सिलेबस में है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर है। और जब हम आंसर राइटिंग देखेंगे तो यहाँ पे जिन्हें स्टोरी क्लियर नहीं है तो उन्हें वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके। जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा कोटेशंस को भी हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ यूथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। इस नॉवल का सेंट्रल का जो कैरेक्टर है वो चंद्रन, ठीक है। और उसके कैरेक्टर में हमें डेवलपमेंट दिखता है, क्योंकि जब स्टोरी की शुरुआत होती है तब वो एक यंग लड़का है, एडोलेसेंस में है और उसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। वो एक ड्रीमी लाइफ को जीता है, उसके बहुत सपने हैं कि उसे कैसी लाइफ जीनी है। लेकिन धीरे धीरे उसके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे उसकी समझ बढ़ती है। ओके, तो हम देखते हैं इस नॉवल को। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका पब्लिकेशन ईयर आप लिख सकते हैं 1937 बाय आर के नारायण, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कमिंग ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज क्या होती है? बिल्डंग्स रोमन नॉवेल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बचपन की कहानी नहीं दिखाई गई है। चंद्रन की जब कहानी स्टार्ट हो रही है तो वो एक एडोलेसेंट लड़का है और इमेच्योरिटी की एज में है। ओके। नॉवेल्स इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए, आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए। सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। तो जितने भी नॉवेल्स हैं आर के नारायण के वो सभी मालगुडी में ही सेट है, जैसे टॉमस हार्डी के वेसेक्स आपको सेटिंग देखने को मिलती है। द नॉवल पोर्ट्रेज द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ अ यंग ग्रेजुएट चंद्रन। यंग ग्रेजुएट चंद्रन लड़का है, ठीक है। एंड थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ एजुकेशन, romance, hard work, and maturity, Narayan beautifully explores the theme of youth and self discovery. तो देखिए ये पॉइंट्स को आपको याद रखना, ये कीवर्ड्स है। मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि आप कीवर्ड्स को अपने नोट्स में लिखिए। एजुकेशन, रोमांस, हार्ट ब्रेक एंड मैच्योरिटी, ये सब देखिए। वन बाय वन इनकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम जब शुरू में देखते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बीए में हैं। फिर हम देखते हैं उनका रोमांटिक आइडल देखते हैं, हम ड्रीमी लाइफ देखते हैं। उसके बाद हम हार्ट ब्रेक देखते हैं। हार्ट ब्रेक कब होता है? जब उन्हें एक लड़की, जो मालती नाम की लड़की, उसे वो देखते हैं, अपने दोस्त के साथ वो जाते हैं और नदी के किनारे, और सरयू रिवर यहाँ पे मेंशन की गई, आप चाहे तो लिख सकते हैं सरयू रिवर, ठीक है। और फिर जब इनका हार्ट ब्रेक होता है तो वो सब छोड़ छाड़ के घर चले जाते हैं, एक सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन इन्हें धीमे धीमे समझ में आता है धीरे धीरे कि ये सन्यासी लाइफ इनके लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई स्पिरिचुअलिटी के कारण सन्यासी लाइफ को नहीं अडॉप्ट किया था, बल्कि ये एक स्केपिज्म का एक तरीका था। और फिर इन्हें सेल्फ डिस्कवरी होती है और ये अपने घर वापस आते हैं और ये फिर एक अरेंज मैरिज करते हैं सुशीला के साथ। ओके। द नॉवेल कैप्चर्स द कंफ्यूजन। ये नॉवेल इनके कंफ्यूजन को कैप्चर करता है, आइडियलिज्म एंड ग्रेजुअल ग्रोथ, ठीक है। तो चंद्रन के कैरेक्टर के माध्यम से अर्ली एडल्टहुड के कंफ्यूजन, आइडियलिज्म एंड ग्रेजुअल ग्रोथ को दिखाया गया है। उस हर बच्चे की कहानी है जो कि एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक की जर्नी को जी रहा है। ओके। तो सबके साथ ये फेज हुआ है। इन द बिगनिंग चंद्रन अपीयर्स एज अ केयर फ्री एंड एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट। शुरुआत में दिखाया जाता है कि चंद्रन एक केयर फ्री, एक लापरवाह, एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन डिबेट। डिबेट में जितने भी डिबेट होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें भाग लेता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस को एंजॉय करता है। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया है और अब एग्जाम आ रहे हैं, इन्हें एडमिशन लेना है, ठीक है। तो इनकी शुरुआत की जो लाइफ दिखाई गई है वो फुल ऑफ ड्रीम्स और यूथफुल इंथुजियाज्म इनके अंदर बहुत ज्यादा है, उससे भरी इनकी लाइफ दिखाई जाती है। However, once he completes his BA डिग्री, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही BA डिग्री इन्होंने कंप्लीट करी, he begins to face the realities of life। वो शुरुआत उनके लाइफ में जो हार्डशिप्स होती हैं, जो एक लाइफ की जो रियलिटी है, वो जब फेस करते हैं, उस चैलेंजेस को फेस करते हैं, वो फेस आता है इनकी लाइफ में। तो द अनसर्टेनिटी अबाउट करियर, पहली क्या जो हार्श रियलिटी फेस करते हैं कि अब करियर क्या चूज करें, क्या करना चाहिए। दूसरा मैरिज, क्योंकि जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उस लड़की से शादी इनकी हो नहीं पाती, इनकी कुंडली मैच नहीं करती, हॉरोस्कोप मैच नहीं करते। नारायण रियलिस्टिकली प्रेजेंट्स दिस ट्रेडिशनल फ्रेज वेयर यूथफुल कॉन्फिडेंस मीट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम देखते हैं कि जो नारायण, आर के नारायण है,
वो इस ट्रेडिशनल फेज़ को जो नॉट ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल फेज़ को दिखाते हैं, जहाँ पे एक यूथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कन्फ्रंट करता है। पहले तो शुरुआत में वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जैसे हम देखते हैं चंद्रन के स्टार्टिंग में एक केयर फ्री हैं, एम्बिशियस है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन जब लाइफ़ की रियलिटीज़ का सामना करते हैं, तो इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ हो जाता है। चंद्र's लव फॉर मालती मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेज इन हिज सेल्फ डिस्कवरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मालती की तरफ से जब रिजेक्शन होता है इनकी फैमिली की तरफ से, तो ये सन्यासी बन जाते हैं और फिर इनकी लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स ये देखते हैं और सेल्फ डिस्कवरी इनको होती है। हिज रोमांटिक इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट्स हिज इमेच्योर एंड इमोशनल नेचर। इनका जो रोमांटिक इमेजिनेशन है ये इनके इमेच्योर और इमोशनल नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। व्हेन द मैरिज प्रपोजल फेल्स ड्यू टू हॉरोस्कोप मिसमैच। और हम क्या देखते हैं कि जो मैरिज प्रपोजल है वो हॉरोस्कोप मिसमैच के कारण, मतलब कुंडली नहीं मिलती है, इसके कारण जब मैरिज का जो प्रस्ताव भेजा गया था लड़की के यहाँ, मालती के यहाँ, वो जब रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड फील करते हैं, बहुत हताश फील करते हैं। और इनका रिएक्शन एक्सट्रीम लेवल पे होता है। कैसे? ही लीव्स होम एंड वॉन्डर्स एंड सन्यासी। तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं और सन्यासी की जैसे इधर उधर भटकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हाइफन हटा के आप फुल स्टॉप करके सेंटेंस को ही ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल में। दिस एपिसोड सिम्बलाइजेज हिज इनर कंफ्यूजन। ये जो एपिसोड है इनका घर छोड़ना, ये इनके इनर कंफ्यूजन को दिखाता है, इनर टर्मोइल को दिखाता है, रादर देन जेन्यून स्पिरिचुअलिटी। मतलब इनके मन में कोई स्पिरिचुअलिटी की भावना नहीं है, बल्कि ये कंफ्यूजन के कारण जो डिवास्टेशन उसको फेस नहीं कर पाते, स्केप करना चाहते हैं, इसलिए ये सन्यासी की लाइफ अडॉप्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को आपको कट करना है और आप नेक्स्ट लाइन से लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है जितनी जगह छोड़ के। चंद्रन फेल्ट दैट द वर्ल्ड हैज सडनली बिकम एम्पटी एंड मीनिंगलेस। ये आप इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में कि चंद्रन को ऐसा अचानक से महसूस हुआ कि ये पूरी दुनिया एम्पटी हो गई है, मीनिंगलेस हो गई है। तो ये जो लाइन है ये क्या हाईलाइट करती है? हाइलाइट्स द इमोशनल इंटेंसिटी ऑफ यूथ व्हेन फेस्ड विद डिसअपॉइंटमेंट। तो ये लाइन इमोशनल इंटेंसिटी दिखाती। किसकी इमोशनल इंटेंसिटी? किसी भी यूथ की, जब उसकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट उसे मिलती है, जब फेलियर मिलती है, तो क्या होता है? जब शुरुआत में किसी को फेलियर मिलती है तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उससे उसके साथ वो टैकल नहीं कर पाता, पूरी दुनिया खाली नजर आती है। तो ऐसे चंद्रन के साथ होता है। However, चंद्रन्स वॉन्डरिंग लाइफ डज नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन ये चंद्रन की जो भटकने वाली जो जिंदगी, जो सन्यासी जिंदगी है, ये बहुत समय तक नहीं ऐसे रहती है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें रियलाइज हो जाता है। ग्रेजुअली ही रियलाइजेज द इन प्रैक्टिकलिटी ऑफ हिज एस्केप। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि जो वो भाग के घर से आए हैं, ये कितना उनका इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं? ये एक लेटर लिखते हैं अपने फादर के नाम पे और उनसे माफी मांगते हैं, उनसे कुछ पैसे मंगवाते हैं और इनके फादर इन्हें पैसे भेजते, डबल पैसे भेजते और ये घर जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। घर जाते हैं, एक काम शुरू करते हैं ये, और फिर ये अरेंज मैरिज करने को राजी हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे उनकी जो एस्केपिज्म की जो लाइफ थी, उससे ये रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। ही रिटर्न्स होम एंड एक्सेप्ट्स एज एन अरेंज मैरिज। जिन अरेंज मैरिज वो किससे करते हैं? सुशीला से। दिस एक्सेप्टेंस शोज हिज इमोशनल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। पहले क्या होता है? इमेच्योरिटी हम देखते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जब इनकी लाइफ में स्ट्रगल आता है, जब इन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब ये इनके अंदर इमोशनल ग्रोथ होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, मैच्योरिटी आती है। नारायण सडनली सजेस्ट दैट सेल्फ डिस्कवरी ऑफन कम्स थ्रू सफरिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ डिस्कवरी तभी आती जब आपकी लाइफ में सफरिंग हो और एक्सपीरियंस हो। अगर आपको सब कुछ आगे आगे से मिल रहा हो तो कभी भी आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, ये जो बातें जो बताई गई हैं, इसको हम इस लाइन में भी दिखा सकते हैं। यहाँ से आप कोटेशन लिखेंगे, लाइफ इज नॉट एट ऑल रोमांस एंड मूनलाइट। मतलब लाइफ कोई एक ड्रीम लाइक इमेजिनी नहीं होती है। इट डिमांड्स एडजस्टमेंट एंड बैलेंस। इसमें क्या होता है? इसमें कोई रोमांटिक जो विजन होता है वो नहीं होता। हर किसी को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करना होता है, अपनी लाइफ में बैलेंस करना होता है। थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से चंद्रन लर्न करते हैं। क्या लर्न करते हैं? टू रिकॉन्साइल ड्रीम्स विद रियलिटी। अपने ड्रीम्स को रियलिटी के साथ कैसे रिकॉन्साइल करेंगे, कैसे इसमें सामंजस्य बिठाएंगे, एक एडजस्ट करेंगे।
उसको ये समझते हैं। ठीक है? रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता करना। मतलब ड्रीम्स को कैसे रियलिटी के साथ वो एक एडजस्टमेंट बनाएँगे इसको समझते हैं, बैलेंस बनाते हैं। In conclusion, The Bachelor of Arts is a sensitive portrayal of youth's journey toward maturity. तो ये सारी लाइन आपको लिखनी है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। कंक्लूजन 4 से 5 लाइन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ना ही 2 लाइन में आपको खत्म करना है। कंक्लूजन आपको लिखना है और अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कंक्लूजन ही नहीं सही से लिखते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए आपका, कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, और जो आप कंटेंट में लिखें वो टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं उसे आप देख देख के लिखेंगे शुरुआत में, फिर आप अपने मन से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम चंदन की जर्नी देखते हैं कि शुरुआत में तो ये मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन फिर लास्ट तक आते-आते इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। हम इस नॉवेल में देखते हैं कि आर के नारायण जज नहीं कर रहे अपने हीरो को, बल्कि ही प्रेजेंट्स हिम विद जेंटल ह्यूमर एंड सिंपैथी। उनको ह्यूमर के साथ और सिंपैथी के साथ प्रेजेंट करते हैं। Chandra's transformation from a dreamy student to a responsible adult symbolizes, क्या सिम्बलाइज करता है? द यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। हर किसी की लाइफ में देखिए सेल्फ डिस्कवरी का तो एक फेज आता ही आता है। हम सभी ने कहीं ना कहीं वो एक फेज अपनी लाइफ में जिया है जब हम गैर जिम्मेदार थे, हमें समझ नहीं थी। लेकिन अब आप सभी लोग अब रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज है, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ है। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ के स्ट्रगल्स देखे हैं। Thus, the novel remains a timeless study of growing up and understanding life। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये नॉवेल एक टाइमलेस स्टडी बनता है किसका? ग्रोइंग अप का और अंडरस्टैंडिंग लाइफ का, कि कैसे व्यक्ति ग्रो होता है और कैसे लाइफ को समझता है। तो आप कंक्लूजन को बस यहीं तक लिखें। ठीक है? सेल्फ डिस्कवरी तक वहीं तक सही है, इस लाइन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आपको लेंथी लिखना है तो आप जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ चंद्रन। तो कैरेक्टर ऑफ चंद्रन, या अगर साइकोलॉजिकल हम जर्नी देखें चंदन की, तो दोनों अगर क्वेश्चन बनता है तो आप दोनों में इस आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको चंदन का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना है, कैसे इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज के आंसर में ईयर नहीं इंक्लूड किए हैं। आप लोग ब्रैकेट में ईयर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और नॉवेल का नाम आपको हमेशा अंडरलाइन करके लिखना है। ठीक है? यहाँ पे आप ब्रैकेट में ईयर को लिखेंगे। ठीक है? 19 आई थिंक 1973 है, एक बार आप चेक करिएगा। आर के नारायण प्रेजेंट्स चंद्रन एज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अब इस नॉवेल में हम क्या देखते हैं कि आर के नारायण प्रेजेंट करते हैं चंदन को। चंदन कैसी फैमिली से आता है? रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड मिडिल क्लास यूथ को। ओके? प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब कि जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। दिस नॉवेल इज एसेंशियली अ कैरेक्टर स्टडी दैट ट्रेसेस हिज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो हम इस नॉवेल में देखते हैं चंद्रन की इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। पहले इमोशंस इनके कैसे रहते हैं? बिल्कुल इमैच्योर रहते हैं। इंटेलेक्चुअल इनके अंदर मतलब हम कह सकते हैं इमोशनली वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते उतना। और इनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहता है। ओके, लेकिन समय के साथ-साथ इनके इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं और इनके अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है, और इनकी जो कैरेक्टर में हम डेवलपमेंट देखते हैं वो काफ़ी हम कह सकते हैं नॉट ब्रेन स्टॉर्मिंग बट बहुत स्ट्राइकिंग रहता है। चंद्रन इज नीदर हीरोइक नॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी। चंद्रन ना तो कोई हीरोइक फिगर है ना तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बल्कि वो क्या है? एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है एक ऑर्डिनरी यंग मैन का, जो फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है? एडल्टहुड के चैलेंजेस। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का। इसमें आपको देखिए कुछ पॉइंट्स कट करने हैं। यहाँ तक इस लाइन को तो आप लिखेंगे। आप सेकेंड लाइन को कट कर सकते हैं, या सेकेंड लाइन को आप लिख के थर्ड लाइन को कट कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। अब एट द आउटसेट या इन द बिगनिंग हम लिख सकते हैं। चंद्रन इज इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड समवॉट आइडियलिस्टिक। चंद्रन शुरुआत में हम क्या देखते हैं? इंटेलिजेंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है, आइडियलिस्टिक होता है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट ही एंजॉयज एकेडमिक डिस्कशन। कॉलेज लाइफ में वो एकेडमिक डिस्कशंस को एंजॉय करता है, और वो ड्रीम करता है एक सक्सेसफुल फ्यूचर का। उसका सपना है कि वो फॉरेन में जाके पढ़ेगा।
ही इज सेंसिटिव एंड रोमांटिक बाय टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में कैसा है? वो सेंसिटिव है, रोमांटिक है। एंड हिज लव फॉर मालती रिवील्स हिज इमोशनल इंटेंसिटी एंड इमेजिनेटिव नेचर। जब वो मालती को देखता है, उसे पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो उसके नेचर की जो इमोशनल इंटेंसिटी है और जो इमेजिनेशन नेचर है वो रिवील होता है। ही सीज लव एज समथिंग पोएटिक एंड एब्सोल्यूट। उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि लव जो है वही मतलब वही एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, वही ट्रुथ है, और लव को ये पोएटिक समझता है। ओके, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। तो इनकी सिचुएशन को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स वूवन अराउंड मालती, कि एक ऐसी दुनिया में रहने लगे थे जो जो मालती के चारों तरफ बना हुआ था, इमेजिनेशन की दुनिया में। दिस लाइन शोज हिज यूथफुल रोमांटिसिज्म एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। तो ये लाइन क्या दिखाती है? इनका यूथफुल रोमांटिसिज्म और प्रैक्टिकल विजडम की कमी दिखाती है। When his love fails because of astrological incompatibility, जब इनकी जो लव है, जो रिलेशनशिप है, ये फेल हो जाता है एस्ट्रोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, चंद्रन रिएक्ट इम्पल्सिवली। चंद्रन रिएक्ट करता है इम्पल्सिवली, मतलब उसके जो इमोशंस है वो एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, और वो क्या करता है? वो घर छोड़ के चला जाता है। अनेबल टू बेयर रिजेक्शन ही रिनाउंसेस मतलब क्या होता है? त्याग देना, वर्डली लाइफ। वो रिजेक्शन को बेयर नहीं कर पाता, सह नहीं पाता, और इस तरह वो वर्डली लाइफ का त्याग कर देता है। एंड ही बिकम्स अ वॉन्डरिंग एसेटिक। वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है? जो इधर उधर घूमते रहते हैं। एसेटिक मतलब साधु। तो साधु ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसके मन में कोई स्पिरिचुअलिटी, बल्कि ये एक स्केप करना चाहता है। दिस एक्शन रिवील्स इट्स इमेच्योरिटी एंड इमोशनल वीकनेस। ये जो एक्शन है इसकी इमेच्योरिटी को दिखाता है, इसकी इमोशनल वीकनेस को दिखाता है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग रियलिटी करेजियसली, हम क्या देखते हैं कि रियलिटी को करेजियसली, करेज के साथ फेस करने के बजाय ये क्या चूज करते हैं? स्केप। रियलिटी क्या है? रिजेक्शन। इसे नहीं ये फेस करना चाहते हैं और ये स्केप चूज करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखिए अभी भी होता है। आप में से कई सारे लोग काफी ज्यादा एज के हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी रिजल्ट जब आपके फेवर में नहीं आता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना? और बहुत लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। However, his सन्यासी लाइफ इज सुपरफिशियल एंड टेम्परेरी। जो इनकी सन्यासी लाइफ है वो सुपरफिशियल है और टेम्परेरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी सन्यासी लाइफ बहुत लंबे समय तक रहती है। ओके, सरफेस लेवल पे ही ये सन्यासी लाइफ को जीते हैं, बाकी तो ये एक जो आम आदमी है, ये जो एक नॉर्मल इंसान है, उसी की लाइफ को जीते हैं। मतलब इनके कैरेक्टर में हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखती, सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सन्यासी का एक भेष बना के रहते हैं। तो ये क्या प्रूफ करता है? इट प्रूव्स दैट हिज रिनंसिएशन लैक्स स्पिरिचुअल डेप्थ, की जो इनका त्याग है, जो इन्होंने त्याग किया है, इसमें स्पिरिचुअल डेप्थ की कमी है। हिज एक्सपीरियंस अल्टीमेटली टीचेस हिम सेल्फ अवेयरनेस। और इनका जो ये एक्सपीरियंस है क्या सिखाता है? सेल्फ अवेयरनेस। ओके, आफ्टर मंथ्स ऑफ वॉन्डरिंग, और काफी महीनों में हम देखते भटकने के बाद, चंद्रन रिटर्न्स होम, चंद्रन घर वापस जाता है, वाइजर एंड मोर बैलेंस। तो जब बहुत समय तक भटकता है ये, तो अपने फादर को ये एक चिट्ठी भेजता है, एक लेटर भेजता है, और उसमें से उनसे पैसे मांगता है। उस लेटर में लिखता है, जब इसके पास पैसे आ जाते तो ये घर जाता है, वहां पे कुछ काम शुरू कर देता है, और फिर ये शादी कर लेता है। तो हम क्या देखते हैं कि अब ये रियलिटी को जी रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जी रहा है। ही एग्रीज टू एन अरेंज मैरिज एंड बिगिंस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सुशीला से शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मार्क्स इज मैच्योरिटी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया है, जो चेंज आया है, ये इनकी मैच्योरिटी को मार्क करता है। एज ही रियलाइजेज, जब वो रियलाइज करते हैं, क्या रियलाइज करते हैं? अ मैन मस्ट लर्न टू फिट हिमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड ही लिव्स इन। एक व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है उसमें उसे फिट होना जरूर सीखना चाहिए, कि उस दुनिया का वो हिस्सा बन सके। तो दिस लाइन हाईलाइट्स हिज ग्रोथ फ्रॉम रिबेलियन टू एक्सेप्टेंस। तो पहले हम क्या देखते हैं? वो रिबेल करते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेते हैं सारी चीजों को। ओके, तो शुरुआत में एडोलेसेंस की जब इनकी एज रहती है तो ये रिबेल करते हैं, लेकिन यूथ तक आते आते इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है। ओके,
आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आपको अगर जो भी कोटेशन है उसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है तो आप नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे लिखा है एज़ ही रियलाइज़ेज़, तो ये रियलाइज़ेज़ के बाद जो कॉमा है इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से यहाँ से कोटेशन स्टार्ट करके लिख सकते हैं। सपोज़ दैट यहाँ तक आपने कोटेशन लिखी और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे कि दिस लाइन या दिस कोटेशन हाइलाइट्स हिज ग्रोथ फ्रॉम रिबेलियन टू एक्सेप्टेंस। इन कंक्लूजन चंद्रन्स कैरेक्टर अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द कैरेक्टर। हम क्या देखते हैं कंक्लूजन में, हम कह सकते हैं कि चंद्रन का कैरेक्टर कई सारे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट से गुजरता है। पूरे नॉवल में हम देखते हैं तो शुरुआत में क्या रहता है, उसका नेचर ड्रीमी इम्पल्सिव यूथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है किसमें, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल एडल्ट में। ओके। Through Chandran Narayan successfully captures the psychology of youth and the universal process of maturation. तो इनकी कैरेक्टर के माध्यम से इनकी लाइफ में जो एक चेंज आया है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि यूथ की साइकोलॉजी को आर के नारायण ने दिखाया है और कैसे एक बच्चा या एडोलेसेंट जो व्यक्ति है वो कैसे मैच्योरिटी तक पहुंचता है, क्या प्रोसेस रहता है वो भी दिखाया है। Therefore, Chandran stand as one of the most realistic and memorable characters in Indian English fiction. और यही वजह है कि चंद्रन की अगर हम बात करें तो इंडियन इंग्लिश फिक्शंस की सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। तो जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो बस आप यहीं तक लिख सकते हैं क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट कम है और इसमें से आपको बहुत सारे पॉइंट्स कट करने पड़ेंगे वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। 2 पेजेस के अंदर आपका आंसर हो जाना चाहिए, उससे कम में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप एक बार लिखेंगे आंसर और अपने वर्ड को एक बार काउंट आप करिएगा, आप सभी लोग, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने वर्ड्स में मतलब आपका कितना पैराग्राफ हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये काम 1 या 2 बार करना है, अपने वर्ड्स को आप काउंट करिए क्योंकि सभी के वर्ड्स का जो फॉन्ट साइज है वो अलग-अलग होता है। तो मुझे नहीं आइडिया कि आप कितने पेज में इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, 1 पेज में, 1.5 पेज में या 2 पेज में, ये आपको अपने फॉन्ट साइज को देखते हुए फिर काउंट करना है, तो जिससे आपको आइडिया हो जाए। वर्ड लिमिट अगर आप एक्सीड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बल्कि कट जाएंगे। ओके। कुछ और क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द रोल ऑफ मालगुडी। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट बस याद रखिए कि सरयू रिवर की यहाँ पे बात हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। थीम ऑफ लव एंड मैरिज, तो यहाँ पे हम लव एंड मैरिज देखते हैं, जैसे मालती को पसंद करते हैं, फिर सुशीला से शादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द नॉवेल। और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ट्रेस चंद्रन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने और डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रन का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो हमने चंद्रन के कैरेक्टर को पढ़ा है, आपको उसी के पॉइंट्स को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। अब हम कोटेशंस वो देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कोटेशंस ऐड करनी है। तो जब चंदन के यूथफुल कॉन्फिडेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, जब वो ग्रेजुएशन में थे तो हम लिख सकते हैं उनके लिए ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ओके। यूथ की हम बात करते हुए लिख सकते हैं यूथ इज अ पीरियड ऑफ होप, एंथुजियाज्म एंड कंफ्यूजन। राइट। मैच्योरिटी को दिखा रही है लाइन। अब ये लाइन जो है ये रिजेक्शन को दिखा रही है, रिजेक्शन के बाद जो इनका रिएक्शन है वो दिखा रही है। His word collapse in a moment, जब मालती की फैमिली की तरफ से रिजेक्शन होता है, he felt that life had suddenly become empty. Okay? नेक्स्ट है जब इन्होंने घर छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था वर्ल्डली लाइफ को, he walked away from home not in wisdom but in despair. तो despair मतलब निराश हो गए थे इसलिए इन्होंने छोड़ा था, ना कि गौतम बुद्ध की तरफ विजडम में। ओके। तो ये कुछ कोटेशन है, कोटेशंस तो और भी हैं लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आप सभी के लिए टिप्स है कि आप जब भी आंसर लिख रहे हैं, अगर 200 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 कोटेशंस तो इंक्लूड करनी है। अगर आप लोग 400 टू 500 वर्ड्स के आंसर लिख रहे हैं तो आपको 4 कोटेशंस इंक्लूड करनी है, छोटी छोटी कोटेशंस आपकी 1 से 2 लाइन के बीच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपको लिखनी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो 2 लाइन में ही मीनिंग कंप्लीट करेगी तो आप 2 लाइन में लिखेंगे, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। आपको हैंडराइटिंग में काम करना है, आप सभी को प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप किस तरीके से पैराग्राफ बना रहे हैं, आप कोटेशंस को ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिए। टाइम जो है वो कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, तो अभी से अगर आप अपनी स्पीड पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप पूरा ब्लू से लिख देंगे तो कई बार वो हाईलाइट नहीं हो पाते पॉइंट्स और फिर
अगर जनरल कॉपी चेकिंग होगी, जनरली कॉपी चेक किया जाएगा, तो अगर आपने कितना भी अच्छा लिखा फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्वेश्चन जो पूछा जाए आपको हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं है कि समरी आप हर जगह लिख दें। अगर थीम पूछा गया है तो थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, अगर कैरेक्टर पूछा है तो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, अगर टाइटल के अकॉर्डिंग पूछा है तो टाइटल के अकॉर्डिंग पूछा लिखा जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सुधारें, पंक्चुएशन को सुधारें। फर्स्ट लेटर अगर नेम में है तो कैपिटल होना चाहिए, जो प्रॉपर नाउन है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ और टिप्स भी मैं अगले क्लास में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आई है और एलटी ग्रेड में जो भी प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफ़ी अच्छी लगी। जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं वहीं से लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से आपका नॉवेल का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और अब ड्रामा पे आपको कुछ लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो मूवमेंट वाला पार्ट है अब हम उसे भी कंप्लीट करेंगे साइड बाय साइड। ओके, टाइप्स ऑफ नॉवेल को भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं वहाँ पे हम वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम देखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।